हाँ, तो इसी के ही साथ हमारी कहानी की शुरुआत एक रिनको नाम की लड़की को दिखाने से होती है, जो कि अपने बचपन के दोस्त यूटो को स्कूल के लिए लेने के लिए आई थी। पर जब वो उसके कमरे में जाकर देखती है कि वो अभी तक भी अपने बेड के ऊपर सो रहा है, तो फिर वो उसके ऊपर एक काफी ज्यादा सस पोजीशन में चढ़ जाती है और उसका हिलाते हुए उसको उसकी नींद से जगाने की कोशिश करने लगती है। पर ये देखते हुए हमारा ठरकी मानुस वहाँ पर उसको और ज्यादा परेशान करने लगता है ताकि वो इसी तरीके से हिलती रहे, और उससे ये बोलता है कि अगर वो उसको उसकी नींद से जगाना ही चाहती है तो फिर उसे अपनी बिल्ली का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सुनकर रिनको वहाँ पर कुछ देर तक सोचने के बाद अपनी बिल्ली वहाँ पर यूटो के ऊपर फेंक के मारती है, जो कि जाकर सीधा यूटो के चेहरे पे गिरती है, जिससे कि यूटो की नींद खुल जाती है। तो उसके बाद फिर वो दोनों वहाँ से तैयार होकर अपने स्कूल की तरफ जाने लग जाते हैं। जिस बीच यूटो चलते चलते वहाँ पर बेकाबू होकर चीखने लग गया था, और वो रिनको को एक पागल लड़की बुलाते हुए उससे वहाँ पर ये बोलने लगता है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, जबकि उसको ये पता है कि उसे बिल्लियों से एलर्जी है। पर इसके बावजूद ही सीधा उसने एक बिल्ली उसके मुंह पे फेंक के मार दी। पर ये सुनने के बाद इनको वहाँ पर अपने ही एटीट्यूड में उससे बोलती है कि उसने ही तो उससे ये कहा था कि अगर उसको उसकी नींद से जगाना है तो फिर उसे अपनी बिल्ली उसके मुंह पर रगड़नी पड़ेगी। तो फिर उसने रगड़ दी। तो आगे यूटो इन सारी चीजों को भूलते हुए वो वहाँ पर रिनको से पूछता है कि वो आज सुबह सुबह उसको स्कूल के लिए लेने क्यों आ गई, क्या आज कोई खास दिन है, क्योंकि वो तो हमेशा ही रोज की तरह अकेले भी स्कूल जा सकता था ना। तो फिर वो इस बात का रिप्लाई देती है कि इसीलिए तो कहती हूँ मैं थोड़ा बादाम खा लिया करो जी, आज तुम्हारा जन्मदिन है पागल। ये सुनने के बाद यूटो वहाँ पर उसको इसका जवाब देता है कि उसे कभी भी अपने जन्मदिन पर खुशी महसूस नहीं होती, क्योंकि आज के दिन से उसे ये याद आता है कि आज के ही दिन उसके पेरेंट्स उसको छोड़ के चले गए थे। और यहाँ पर वो रिनको के सामने थोड़ा सा डिस्पिरेशन का छोमदा बन के दिखा रहा था, क्योंकि शायद इन्हें लगता है कि ये सैड रहेंगे तो लड़कियां आगे इनके मुंह पे अपनी रगड़ नहीं देंगी। नहीं ये नहीं है यार, कैसी बातें करते हो आप, छी यार। तो ये सुनकर रिनको वहाँ पर यूटो से माफी मांगने लग जाती है दोबारा से उस वाले इंसिडेंट को उसे याद दिलाने के लिए। पर यूटो वहाँ पर उसको परेशान ना होने के लिए बोलता है, क्योंकि अभी भी उसके ग्रैंड माँ का दिया हुआ एक लकी चार्म उसके पास मौजूद था। तो जब उन दोनों के बीच में सब बातचीत बस चल ही रही थी कि उसी वक्त अचानक से ही वहाँ पर एक बड़े बड़े फलों वाली लकड़ी वहाँ पर आ जाती है, जो कि एक ऊंची जगह से खड़ी होकर उन दोनों को ही देख रही थी। और सडनली वो वहाँ से सीधा छलांग मार कर आकर यूटो को झपट लेती है और उसको जबरदस्ती पकड़कर सीपीआर देने की कोशिश करने लगती है। पर इससे पहले कि वो वहाँ पर यूटो को पकड़कर उसके ऊँट से घूंट भर पाती, रिनको वहाँ से अपने बचपन के दोस्त को बचाने के लिए उसको लेकर वहाँ से तेजी से भाग जाती है। उसके बाद आगे फिर जब वो दोनों जाकर अपने स्कूल के क्लासरूम में पहुँचते हैं, तो अब तक भी यूटो वहाँ पर उसी लड़की के बारे में ही सोच रहा था, जो कि अचानक से उसके ऊँट से घूंट भरना चाहती थी। और वो बस यही सोचे जा रहा था कि अगर रिन बीच में नहीं आती तो फिर उसके साथ क्या क्या हो सकता था। और यूटो को क्लासरूम में इतना ज्यादा खोया खोया हुआ देखकर रिनको वहाँ पर काफी ज्यादा जेलस हो जाती है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि रिटो अभी तक भी उसी वाली लड़की के बारे में ही सोच रहा है, जो कि वो असल में सोच भी रहा था। तो फिर इसी वजह से उनके क्लास के खत्म हो जाने के बाद रिनको यूटो को घसीटते हुए वहाँ पर उनके रूफटॉप की तरफ ले जाने लगती है, और बस कुछ ही घंटे पहले मिली हुई लड़की के बारे में वो इतना ज्यादा सोच रहा है। और जब ये सारी चीजें रिनको अपने स्टाइल में रूफटॉप के ऊपर यूटो को बस समझा ही रही थी कि तभी उस वक्त वहाँ पर उनका एक क्लासमेट आ जाता है, जिसको देखकर उन दोनों को कुछ भी समझ में ही नहीं आता कि इस वक्त वो रूफटॉप पे क्या कर रहा है। पर तभी रिनको सोचती है कि शायद से वो वाला क्लासमेट इस उम्मीद में आया था कि उसे रूफटॉप के ऊपर रिनको और यूटो के बीच में कुछ कुश्ती देखने को मिलेगी। पर जल्द ही हालांकि उसकी गलतफहमी दूर हो जाती है, जब अचानक से उनका वो क्लासमेट वहाँ पर उनके ऊपर एक मैजिकल बॉल से हमला कर देता है, जिससे वो लोग जैसे तैसे वहाँ पर बाल बाल बचते हैं। तभी वो लोग ये नोटिस करते हैं कि उनके उस वाले क्लासमेट का चेहरा काला पड़ चुका है, उसकी आंखें चमकने लगी हैं, जिसके साथ ही साथ उसके पेट से वहाँ पर कई सारे इंसेक्ट जैसे लेग्स निकल चुके हैं। तो जैसे ही उनका वो क्लासमेट दोबारा से उन दोनों के ऊपर हमला बस करने ही वाला था कि तभी फिर से अचानक से वहाँ पर वही ऊँट की घूंट वाली लड़की आ जाती है, जिसके हाथ में एक कटाना होती है। और जैसे ही वो क्लासमेट उनके ऊपर हमला करता है, तो फिर वो उसी कटाने का इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हुए उस वाले मॉन्स्टर के एम्बुश को तोड़ देती है, जिससे कि वो अपने असली रूप में आ जाता है। जिसके साथ ही साथ वो लड़की उसी वाले कटाने से ही उस वाले मॉन्स्टर को एलिमिनेट भी कर देती है। तो बाद में आगे फिर उसी दिन के रात को यूटो अपने कमरे में बस सोने की कोशिश ही कर रहा था, पर उसी ऊँट की घूट वाली लड़की के बारे में सोचते हुए उसको नींद ही नहीं आ रही थी। खैर उसके बारे में सोचते हुए तो वहाँ पर यूटा को नींद ही नहीं आ रही थी। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कोई एक स्ट्रेंज सी कैट जिसकी आंखें चमक रही थी वो उसके कमरे में एंटर करती है, और जैसे ही वो बिल्ली जाकर यूटो के चद्दर के अंदर घुसती है तो फिर अगले ही पल वो वहाँ से एक लकड़ी में बदल कर निकलती है, और बल्कि उसी लकड़ी में जिसने कि स्कूल के बाद उसकी उस मॉन्स्टर से जान बचाई थी। तो आगे फिर वो ऊँट की घूट वाली लकड़ी वहाँ पर उसके फिर से घूट भरने की कोशिश करती है, पर उससे पहले वो यूटो के शर्ट के बटन्स को खोलती है जहाँ पर यूटो ने अपने ग्रैंडमा के उस लकी चार्म को रख रखा था, और उसको पॉइंट आउट करते हुए वो लकड़ी वहाँ पर उसको एक सच बात बताती है कि वो दरअसल किसी आम फैमिली से बिलोंग नहीं करता, बल्कि वो एक रॉयल डीमन फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि वो भी एक डीमन लॉर्ड है। और उसकी दादी अम्मा ने भी उसको ये लकी चार्म बस इसलिए दिया था ताकि ये चार्म उसके ताकतों को छुपा कर रख सके। पर अब जबकि उसके चार्म की ताकत धीरे धीरे कर कर घटती जा रही है, तो फिर अब वो धीरे धीरे कर कर कई सारे डीमंस, मॉन्स्टर्स, यहाँ तक कि मॉन्स्टर्स गर्ल्स को भी अट्रैक्ट करने लग जाएगा। पर साथ ही साथ वो उसको मास्टर बोलते हुए ये भी इंश्योर करती है कि वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि वो तो यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आई है, क्योंकि वो एक ऐसे क्लैन से बिलोंग करती है जो कि उनके फैमिली को प्रोटेक्ट और हेल्प करने के लिए कमिटेड है। इसी के साथ ही साथ वो यूटो के सामने वहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस भी करती है कि उसका नाम हिमोरी है और वो एक कैट डीमन क्लैन से बिलोंग करती है। और ये सुनते ही कि हिमोरी एक कैट है, यूटो का वहाँ पर एलर्जी एक्टिवेट हो जाता है और उसको वहाँ पर बुरी तरीके से छींकें आने लगती है, जिसकी आवाजें सुनकर रिनको वहाँ पर यूटो की मदद करने के लिए आ जाती है। पर जैसे ही वो देखती है कि यूटो के ऊपर वही ऊँट की घूट वाली लड़की चढ़ी हुई है, तो फिर वो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तब ये वाला सीन यहीं पर ही कट हो जाता है और अगले ही सीन में हमें वहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हिमोरी एक नए स्टूडेंट के तौर पर यूटो के क्लास में एडमिशन लेती है, और यहाँ तक कि उसको बैठने के लिए यूटो के साइड में ही सीट मिल जाती है, जिसको देखकर रिनको वहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा और जेलस हो जाती है। तब फिर उसी ही दिन के शाम को हिमोरी वहाँ पर यूटो को ये रीजन बताती है कि क्यों उनका क्लैन यूटो के फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना ज्यादा लॉयल है। दरअसल काफी वक्त पहले यूटो के फैमिली के ही तरह कई सारे डीमंस की फैमिली रहती थी, जो कि हिमोरी जैसे मॉन्स्टर्स को बस अपने फन के लिए ही हंट डाउन किया करते थे। पर एक दिन यूटो के फैमिली के ही किसी मेंबर ने उस मॉन्स्टर को मारने के लिए मना कर दिया, और बल्कि वो उसको दूसरे डीमन से प्रोटेक्ट करने लग गया। इसीलिए उसी ही दिन से उनके क्लैन का हर एक मेंबर यूटो की फैमिली को सर्व करने के लिए पूरी तरीके से कमिटेड है, और वो उसके ऑर्डर को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये बोलते हुए वो वहाँ पर यूटो को हक कर लेती है, पर थी तो वो एक कैट ही, इसीलिए यूटो वहाँ पर फिर से बुरी तरीके से छींकने लग जाता है। तो जल्दी से फिर रिनको वहाँ पर यूटो को उससे दूर हटा लेती है और उससे बोलती है कि वो यूटो को क्या प्रोटेक्ट करेगी। इस वक्त तो यूटो उससे ही ज्यादा परेशान लग रहा है, और क्या वो अपने सामने इतने बड़े बड़े और भारी भारी वजन को उठाते हुए यूटो को प्रोटेक्ट कर भी पाएगी या नहीं, क्योंकि बचपन से ही यूटो का ख्याल तो वही रखते आई है। ये सुनकर हिमोरी को तो वहाँ पर खुद के ही ऊपर डाउट हो जाता है। पर अगले ही दिन फिर वहाँ पर उन दोनों के ही बीच में एक कंपटीशन होने वाला था, ताकि ये फैसला हो सके कि उन दोनों में से यूटो का ख्याल कौन ज्यादा अच्छे से रख सकता है। पर हालांकि अपने सामने इतने सारे भारी भारी वजन को लेकर चलने के बावजूद भी हिमोरी वहाँ पर आराम से रिनको को हर एक चैलेंज में पछाड़ देती है, जिससे रिनको वहाँ पर दुखी हो जाती है। और जब हिमोरी उसके पास उसको वहाँ पर संभाल कर दिलासा देने के लिए आती है, तो तब गुस्से में रिनको वहाँ पर हिमोरी को एक मॉन्स्टर बोलकर वहाँ से चले जाने के लिए बोलती है। इसीलिए तब उसी दिन के शाम को यूटो हिमोरी को उनके स्कूल के रूफटॉप पे दोबारा से बुलाता है, जहाँ पर कि वो उसके साथ रिनको के इतने ज्यादा बुरे बर्ताव के लिए उससे माफी मांगता है। पर तब हिमोरी इसका जवाब देती है कि उसे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि रिनको उसके बारे में क्या सोचती है, उसके लिए ज्यादा जरूरी ये है कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। जिसका यूटो जवाब देता है
है कि उसे पता है कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, बल्कि वो तो बस अपना काम कर रही है, इसलिए वो उसके काम में कुछ भी इंटरफियर नहीं करेगा और वो उसके साथ रह सकती है। ये सुनकर हिमोरी खुशी के मारे यूटो के ऊपर फिर से झपट जाती है, पर इस बार स्ट्रेंजली यूटो को वहाँ पर छींके नहीं आती। आगे तक फिर अगले ही दिन रिनको वहाँ पर यूटो के घर आती है, क्योंकि उसको हिमोरी के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। उसने पिछली बार हिमोरी के साथ गुस्से में जिस तरीके का बर्ताव किया था उसकी वजह से, इसलिए वो वहाँ पर यूटो के घर उससे माफी मांगने के लिए आई थी। पर जैसे ही वो उससे माफी मांगने के लिए बस उसके कमरे में एंटर ही करती है कि तभी वो देखती है कि वो दोनों तो वहाँ पर एक दूसरे से लिपटे पड़े थे। और ये देखकर रिनको वहाँ पर उनसे माफी क्या मांगती, वो उल्टा वहाँ पर उनके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी दूसरी तरफ हमें वहाँ पर एक शिजुको नाम की वाटर स्पिरिट गर्ल को दिखाया जाता है, जिसको कि यूटो के लकी चार्म के काम ना करने की वजह से उसको यूटो की लोकेशन मिल चुकी थी। और उसी दिन यूटो के क्लास में उनकी टीचर उन सभी को बताती है कि नए स्टूडेंट्स के आने की खुशी में वो सब लोग एक बीच पार्टी पे जा रहे हैं। इसलिए स्कूल से घर वापस जाते वक्त हिमोरी वहाँ पर यूटो से उसके लिए स्विम सूट खरीदने के लिए उससे मदद मांगती है, क्योंकि उसके पास एक भी स्विम सूट नहीं था। और ये बोलकर हिमोरी वहाँ से भागते हुए घर चली जाती है। तो उस वक्त तक यूटो को वहाँ पर कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था, इसलिए वो वहाँ पर रिनको को कॉल कर उससे मदद मांगने का सोचता है। पर इससे पहले कि वो उसको कॉल लगा पाता, वहाँ पर काफी तेजी से बारिश स्टार्ट होने लग जाती है। इसीलिए वहाँ पर एक शेल्टर लेने के लिए यूटो भागते हुए एक ब्रिज के नीचे चले जाता है, जहाँ पर कि उसको अपने पीछे से एक स्ट्रेंज लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो कि उससे बोलती है कि उसे सब कुछ भूल जाना होगा, नहीं तो इसके बदले उसकी जान जा सकती है। और इससे पहले कि यूटो उस लड़की को देख भी पाता, वो वहाँ से गायब ही हो जाती है, जिससे यूटो वहाँ पर हैरानी के साथ यही सोचे जा रहा था कि आखिर वो थी कौन। तो तब आगे फिर वहाँ से यूटो, रिनको और हिमोरी वहाँ से रिनको के लिए स्विम सूट खरीदने के लिए मार्केट जाने लगते हैं, जहाँ पर कि हिमोरी एक किमोनो पहनकर एक बड़ा सा कटाना अपने साथ लेकर घूम रही थी। इसलिए रिनको हैरानी के साथ हिमोरी से पूछती है कि वो हमेशा ही ये कटाना लेकर क्यों घूमती रहती है। तो हिमोरी उसको बताती है कि दरअसल उसे यूटो को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए उसे हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि वो यूटो के बॉडीगार्ड है। तो आगे उसके बाद फिर वो लोग जाकर उस स्विम सूट स्टोर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कि इतने सारे चिपकू और अजीबोगरीब स्विम सूट्स को देखने के बाद हिमोरी वहाँ पर परेशान ही हो चुकी थी, क्योंकि वो उनमें से एक भी चुन ही नहीं पा रही थी। इसलिए इसी मौके का फायदा उठाते हुए रिनको वहाँ पर बहाने से जाकर हिमोरी के आगे के वजन के साथ खेलते हुए उसको परेशान करने लग जाती है, जब तक कि यूटो उसके पीछे से आकर रिनको के सर पर एक चाटा मारकर उसको रोक नहीं लेता। तो आगे वहाँ पर कोई भी और ऑप्शन ना होते हुए हिमोरी वहाँ पर यूटो के सामने ही सारे स्विम सूट्स को पहन कर दिखाने लग जाती है, ताकि वो वहाँ पर उनमें से कोई भी एक स्विम सूट को चुन सके जिसको कि वो खरीद ले। और अगले ही दिन उन सभी लोगों की बीच पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि सभी लोग अपने अपने कमाल के स्विम सूट्स में आए थे। इसलिए यूटो का बेस्ट फ्रेंड हिटोरी उसे सभी के तरबूजों को अच्छे से घूर कर देख लेने के लिए बोलता है, पर ये बेचारा बेवकूफ वहाँ पर बोलता है कि बीच पे तरबूज, बीच पे तो नारियल उगते थे ना। ये सुनकर हितोरी का दिमाग वहाँ पर सनक जाता है और वो यूटो के सर से उसको वहाँ पर पकड़ लेता है। पर तभी सडनली रिनको वहाँ पर आकर हितोरी के सर पर एक खींच के लात मारकर उसका सर फोड़ देती है, क्योंकि भले ही कोई भी उनको कितना भी ताड़ कर ही क्यों न देखे, पर यूटो को कोई भी परेशान नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद रिनको वहाँ से यूटो को अपने साथ लेकर हिमोरी को समंदर के अंदर स्विमिंग करने के लिए बुलाने के लिए जाती है, पर एक कैट मॉन्स्टर होने की वजह से हिमोरी को पानी के अंदर जाने के लिए काफी ज्यादा डर लग रहा था। तो इसीलिए तब रिनको वहाँ पर हिमोरी को एक एयर डॉल्फिन देती है और यूटो को वहाँ से घसीटते हुए अपने साथ समंदर में ले जाती है, ताकि वो उसके साथ गीली हो सके। अब ऑब्वियसली समंदर के पानी से तो वो दोनों जाकर समंदर में खेलने लग जाते हैं, पर अब भी वहाँ पर यूटो की नजरें बस हिमोरी को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि उसको ये पता था कि हिमोरी पानी के अंदर काफी ज्यादा घबरा जाती है। तो वहाँ पर काफी ज्यादा ढूंढने के बाद भी यूटो को हिमोरी कहीं भी दिखाई नहीं देती, और तभी हमें वहाँ पर हिमोरी का सीन दिखाया जाता है, जो कि उस बड़े से डॉल्फिन के ऊपर बैठकर समंदर के किनारे से काफी ज्यादा बहते बहते दूर आ चुकी थी। तो इस चीज से ऑलरेडी ही हिमोरी वहाँ पर काफी ज्यादा घबराई हुई होती
है, पर उसकी घबराहट तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब अचानक से ही उसके सामने वहाँ पर यूटो आ जाता है, जो आने के बाद उससे बातचीत करते हुए उसको शांत करवाने की कोशिश करने लगता है ताकि वो दोबारा से उसको समंदर के किनारे तक ले जा सके। पर तभी अचानक से ही वहाँ पर एक पानी की काफी बड़ी सी लहर आती है, जिसके टकराने के बाद हिमोरी के हाथ से उसका वो एयर डॉल्फिन छूट जाता है और इससे वो वहाँ पर और भी ज्यादा डर के मारे जाकर सीधा यूटो से चिपट जाती है। बट चिपक कर उन दोनों के समंदर के गीले पानी को और भी ज्यादा गंदा करने से पहले वहाँ पर कई सारे टेंटिकल्स आ जाते हैं, जो कि उन दोनों को पकड़कर घसीटते हुए पानी के और भी ज्यादा अंदर ले जाने लगते हैं, जिससे कि आखिरकार वो दोनों वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। एंड आगे जब दोबारा से यूटो को होश आता है तो फिर वो ये देख पाता है कि वही शिजुको नाम की लड़की उसके ऊपर चढ़ी हुई है और वो उससे बोलती है कि यूटो के फैमिली के जैसे डीमन फैमिलीज उन जैसे वाटर स्पिरिट्स का शिकार किया करते थे, जिन्होंने कि उनके कई सारे साथियों को मौत के घाट उतार दिया, इसलिए अब उसके बदले यूटो को मरना होगा। ये बोलकर वो वहाँ पर अपने पानी से एक आइस स्पाइक बनाकर यूटो के ऊपर हमला कर देती है। पर तभी सडनली वहाँ पर उन दोनों के ही बीच में हिमोरी आ जाती है, जो कि उस वाले आइस स्पाइक को रोककर यूटो की जान बचा लेती है। पर इससे शिजुको वहाँ पर रुकने वाली कहाँ थी, इस बार वो और भी ज्यादा खतरनाक और तगड़ा हमला उसके ऊपर करती है, जिससे कि वो दोनों ही जाकर एक बड़े से पानी के बवंडर के अंदर फंस जाते हैं और वो डूबने लग जाते हैं। पर उस वक्त भी हिमोरी वहाँ पर अपने दिमाग से एक तरकीब लगाती है और उस वाले आइस स्पाइक से अपने ही पैर पे चोट पहुंचा देती है, जिससे कि उसका खून जाकर उस वाले बवंडर के पानी के अंदर मिल जाता है और आगे फिर शिजुको वहाँ पर उस वाले बवंडर को काबू नहीं कर पाती। एंड जैसे ही वहाँ पर उन दोनों को थोड़ा सा टाइम मिलता है तो फिर हिमोरी वहाँ पर यूटो को वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाने के लिए बोलती है, क्योंकि वो उसकी बॉडीगार्ड है और यूटो उसका मास्टर, इसलिए उसकी सेफ्टी उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पर यूटो वहाँ पर उसके ऊपर गुस्सा करते हुए उससे बोलता है कि वो ऐसा क्यों बोल रही है, ना ही तो वो उसका मास्टर है और ना ही वो उसकी बॉडीगार्ड, वो दोनों दोस्त हैं और वो यहाँ से अपने दोस्त को अकेला छोड़कर अपनी जान बचाकर नहीं भागने वाला। ये सुनकर हिमोरी तो वहाँ पर हैरान रह ही जाती है, पर साथ ही साथ वहाँ पर शिजुको भी ये सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने तो सोचा था कि डीमन लॉर्ड्स काफी ज्यादा ब्रूटल होते हैं, इसलिए वो उन दोनों के ऊपर हमला करना बंद कर देती है और उनसे ये बोलते हुए वहाँ से जाने लग जाती है कि शायद से उसे कोई गलतफहमी हुई है और इस चीज की वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दोबारा जरूर आएगी। तो हिमोरी और यूटो वहाँ से अपनी जान बचाकर वापस आने के बाद अगले दिन तक भी यूटो अपने बाथटब में बैठकर उसी वाली लड़की के बारे में ही सोचे जा रहा था कि तभी सडनली ही वहाँ पर उसी के बाथटब के पानी से वहाँ पर शिजुको अपीयर हो जाती है। और क्योंकि उस वक्त यूटो वहाँ पर बिना कपड़ों के ही नहा रहा था तो फिर वो शर्म के मारे वहाँ पर चिल्लाने लग जाता है, जिसकी आवाजें सुनकर वहाँ पर हिमोरी और रिनको आ जाते हैं और शिजुकी को वहाँ पर देखकर वो दोनों सोचते हैं कि शायद से वो यहाँ पर यूटो के ऊपर हमला करने के लिए आई है, जिससे कि यूटो चिल्ला रहा है। इसलिए उसको बचाने के लिए हिमोरी वहाँ पर जाकर अपने कटाना से शिजुको के 2 टुकड़े करने की कोशिश करती है, पर वो दोबारा से ही वहाँ पर पानी बनकर उसके उस वाले हमले से बच जाती है। देन वो दोबारा से वहाँ पर यूटो के पीछे अपीयर हो जाती है और उससे बोलती है कि उसने तो ये कहा था कि वो फिर से दोबारा उसके ऊपर हमला करने की कोशिश नहीं करेगी और वो तो यहाँ पर बस उससे यही पूछने के लिए आई है कि वो एक डीमन फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद भी इतना ज्यादा दयालु कैसे हैं। पर इसका जवाब देने से पहले ही वहाँ पर यूटो शर्म के मारे ही बेहोश होकर पानी में गिर जाता है। आगे फिर जब कुछ देर के बाद उसको होश आता है तो फिर वो एक ही झटके में वहाँ पर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। इसीलिए वो सारी लड़कियां वहाँ पर उसको ये दिलासा देते हुए उससे बोलने लगती है कि उनमें से किसी ने भी उसको बिना कपड़ों के नहीं देखा है। पर तभी शिजुको वहाँ पर ये पागल लड़की यूटो के सामने उसके मुंह पे ही उससे ये बोल देती है कि उन सभी ने ही उसके औजार को देखा है और उसको तो तलवार बोलने के बजाय सुई बोलना सही रहेगा। इमोशनल डैम। ये सुनने के बाद यूटो के साथ साथ वहाँ पर बाकी सभी भी बिल्कुल सदमे में चले जाते हैं और आगे हिमोरी वहाँ पर दोबारा अपने कटाना से शिजुकी के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है कि उसने उसके मास्टर के छोटे मास्टर का मजाक कैसे उड़ा दिया। पर यूटो जैसे तैसे कर वहाँ पर उन दोनों को शांत करवाता है और शिजुकी वहाँ पर उसी ही दिन से उन लोगों के साथ ही रहने का फैसला करती है, ताकि वो यूटो के साथ रहते रहते ये जान सके कि यूटो एक डीमन लॉर्ड की फैमिली से आने के
बावजूद भी इतना ज्यादा दयालु कैसे है। आगे तक फिर वहाँ पर कुछ दिनों के बाद यूटो, रिनको और शिजुकी वहाँ के एक लोकल कैफे में जाते हैं, जहाँ पर पहुंचकर उनको ये पता चलता है कि असल में हिमोरी भी वहाँ पर उसी कैफे में काम करती है, क्योंकि असल में वो एक काफी ज्यादा मर्दानी और मस्कुलिन सी लड़की थी जो कि हर टाइम हर किसी से बस लड़ती झगड़ती ही रहती थी। इसी वजह से वो यहाँ पर आकर इस वाले कैफे में काम करने लग गई, ताकि वो यहाँ पर रहते रहते लड़कियों के तौर तरीके और काम करने के तरीकों को सीख सके। और यूटो को वहाँ पर देखते ही हिमोरी काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर फिर से जाकर उसके ऊपर झपट जाती है एंड उसके लिए वो वहाँ पर काफी सारी खाने की चीजें लाती है। पर साथ ही साथ वो वहाँ पर यूटो को वहाँ की एक लिज नाम की वेट्रेस के लिए वार्न भी करती है, क्योंकि यूटो के यहाँ पर आते ही वो उसकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टेड लग रही है, इसीलिए वो कोई एक स्पिरिट या फिर मॉन्स्टर भी हो सकती है जो कि डीमन लॉर्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ये सुनकर यूटो को तो वहाँ पर लिज में कुछ भी अजीब नहीं लगता, पर तब भी वो वहाँ पर उसके ऊपर नजर रखने लगता है। पर यूटो के लगातार उसको घूरने की वजह से लिज को वहाँ पर ऐसा लगने लगता है कि शायद से यूटो कोई एक स्टॉकर है जो कि यहाँ पर उसको किडनैप करने के लिए आया है। इसीलिए लिज जल्दी से वहाँ पर किचन में जाकर वहाँ से एक जहरीली बोतल निकाल लेती है, क्योंकि इससे पहले कि वो लिज को किडनैप करे क्यों न लिज से पहले जाकर उसके काम को तमाम कर दे। इसीलिए वो वहाँ पर एक जहरीली चाय ले जाकर यूटो को देती है, जिससे यूटो वहाँ पर थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। पर तब भी वो उस चाय को पीने लग जाता है। पर तभी शिजुकी वहाँ पर अपनी लंबे जीभ से उस वाले चाय को चख कर उसको बताती है कि दरअसल इस चाय में जहर मिला हुआ है। ये सुनकर यूटो तो वहाँ पर रुक जाता है, पर हालांकि उसका भुक्कड़ दोस्त वहाँ पर नहीं रुकता और वो यूटो के भी चाय को उठाकर पीने लग जाता है, जिससे कि आखिरकार उसका मुंह सूज जाता है। इसीलिए इस बारे में शिजुकी जाकर वहाँ पर हिमोरी को बता देती है, जो जानने के बाद हिमोरी वहाँ पर अपनी तलवार निकाल लेती है और गुस्से में जाकर लिज के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। इसीलिए लिज वहाँ पर उन सभी को समझाने की कोशिश करने लग जाती है, पर जब तब भी हिमोरी वहाँ पर उसकी बातों को नहीं सुनती, तो फिर खुद की जान बचाने के लिए वो वहाँ पर काफी सारी चाय पत्ती फेंकने लग जाती है, जिससे कुछ देर के लिए तो वो हिमोरी को रोक लेती है, पर आखिरकार उसकी वो चाय पत्ती भी खत्म हो जाती है। इसलिए एट द एंड हिमोरी वहाँ पर अपने उस वाले कटाना को लिज के आर पार कर देती है। पर सरप्राइजिंगली उस हमले से लिज को वहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो काफी जल्दी वहाँ पर खुद को हील कर लेती है। ये देखकर शिजुकी को वहाँ पर रियलाइज हो जाता है और वो सभी को बताती है कि लिज दरअसल एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट है, यानी कि उसकी लाइफ उसके बॉडी में नहीं बल्कि किसी एक और दूसरी चीज में होगी। ये सुनकर हिमोरी को वहाँ पर एक टी कप के बारे में याद आता है, जिसको कि लिज काफी ज्यादा संभाल के रखा करती थी। इसीलिए जब वो जाकर उस वाले कप को उठाकर तोड़ने की तैयारी करती है, तो फिर लिज वहाँ पर उसको रोकने लग जाती है एंड वो रोते हुए बोलने लग जाती है कि ठीक है, यूटो उसके साथ जो भी करना चाहे कर सकता है, पर वो उसके इस वाले कप को ना तोड़े। बट तभी सडनली वहाँ पर गलती से हिमोरी का पैर फिसल जाता है और उसके हाथ से वो चाय का कप नीचे गिर जाता है। तो लिज वहाँ पर कूदकर उस वाले चाय के कप को बचाने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, पर हालांकि लिज भी उस वाले चाय के कप को नहीं पकड़ पाती और वो उसके हाथ से बस टच होकर नीचे गिरने लगता है, जिससे कि लिज वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसको ये अंदाजा हो चुका था कि अब वो मरने वाली है। पर उसके नीचे गिरने के बावजूद भी उसको ये रियलाइज होता है कि वो तो अभी तक भी जिंदा है। तभी वो देखती है कि उस वाले चाय के कप को कूदकर वहाँ पर यूटो ने पकड़ लिया था। इसलिए हैरानी के साथ जब वहाँ पर लिज यूटो से पूछती है कि आखिरकार उसने उसकी जान क्यों बचाई, तो यूटो उसको बताता है कि क्योंकि उसको ये नहीं लगता कि वो कोई एक डीमन या फिर मॉन्स्टर है जो कि यहाँ पर उसको मारने के लिए आई है। तो तब लिज भी वहाँ पर उसको अपने साइड की स्टोरी सुनाती है और उससे ये पूछती है कि तो फिर क्या वो यहाँ पर उसको किडनैप करने के लिए नहीं आया था? नहीं तो फिर वो उसको इतना ज्यादा घूर घूर के क्यों देख रहा था? उसे तो ऐसा ही लगा कि वो यहाँ पर उसको किडनैप करने के लिए आया है, इसलिए अपनी जान को बचाने के लिए उसने उसको जहरीली चाय पिला दी। तो फिर ये वाला सीन यहाँ पर ही कट हो जाता है और अगले ही सीन में हमें वहाँ पर यूटो को दिखाया जाता है, जो कि खुद को एक घने जंगल के बीच में पाता है जहाँ पर की बारिश हो रही थी और उसने अपने हाथ में एक बिल्ली को पकड़ रखा था जिसके साथ कि वो खेल रहा था। तभी अचानक से ही वहाँ पर यूटो की नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वो सब तो असल में यूटो का एक सपना था। पर हालांकि सपने से जागने के बावजूद भी यूटो वहाँ पर ये पाता है कि वो अब भी बिल्ली के साथ खेल रहा है, जहाँ पर कि वो बिल्ली हारूना थी और यूटो खेल रहा था। खैर, तो जैसे ही यूटो वहाँ पर अपने हाथ को हारूना के ऊपर से हटाने की कोशिश करता है, तो फिर उस हलचल से हारूना वहाँ पर जाग जाती है और यूटो से बोलती है,
ये सुनकर यूटो वहाँ पर शौक में ही था कि तभी शिजुकी वहाँ पर उसके चद्दर से बाहर आती है और उससे बोलती है कि क्या उसको सच्ची में बिल्ली के साथ खेलना पसंद है। और तभी अचानक से रिनको यूटो के कमरे में गलती से आ जाती है, जहाँ पर कि वो तीनों को एक साथ देख लेती है, जिससे कि वो वहाँ पर इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो उसके ऊपर ये बोलते हुए वहाँ पर हमला कर देती है कि वो एक डीमन लॉर्ड है, इसलिए उसको डीमंस को मारना चाहिए, न कि उसके बजाय उसको डीमंस की मारने में ध्यान देना चाहिए। उसके बाद फिर अगले ही दिन हिमोरी वहाँ पर उन सभी को लेकर अपने गांव में आ जाती है, क्योंकि यूटो को उसके ग्रैंड माँ के दिए हुए लकी चार्म की वजह से उसकी ताकतें तो छुपी हुई रह गई थी, पर उसके साथ ही साथ उसकी याददाश्त भी चली गई थी। इसलिए उसकी याददाश्त को वापस लाने के लिए हिमोरी यूटो को लेकर उनके गाँव में आई थी, ताकि वहाँ पर आने के बाद शायद से उसको कुछ याद आ सके। तो हिमोरी वहाँ पर यूटो को अपने साथ लेकर उनके गाँव के कई सारी जगहों पर घुमाने लग जाती है, जहाँ पर कि यूटो यूजुअली बचपन में घूमने के लिए जाया करता था, पर काफी जगहों पर घूमने के बावजूद भी यूटो को वहाँ पर कुछ भी याद नहीं आता। एंड जब वो दोनों वहाँ पर अपने गाँव के एक लेक को देखकर अपने पास्ट को याद करने की कोशिश कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक एजिया नाम की लड़की आ जाती है, जो कि यूटो की तरफ अपनी तलवार तान देती है, क्योंकि उसको ये रियलाइज हो चुका था कि हो ना हो यूटो को एक डीमन लॉर्ड है। तब हिमोरी उस लड़की को ये समझाने की कोशिश करती है कि यूटो वहाँ पर उन सबको नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया है, पर एजा वहाँ पर ये बोलते हुए उन दोनों के ऊपर हमला कर देती है कि इससे उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हिमोरी वहाँ पर एजा से लड़ते हुए यूटो को प्रोटेक्ट करने लग जाती है, जहाँ पर कि एजा को जल्द ही ये रियलाइज हो जाता है कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो हिमोरी को नहीं हरा सकती। इसलिए वो उसको हराने के लिए एक चाल चलती है और वहाँ पर एक काफी बड़े से जाइकेंटिक रोबोट को समन कर लेती है, जिसको देखकर हिमोरी को वहाँ पर ये रियलाइज हो जाता है कि वो इस वाले रोबोट के सामने नहीं टिक पाएगी। इसलिए वो यूटो को वहाँ से भागने के लिए बोलती है, जो सुनकर यूटो वहाँ से भागने भी लग जाता है। पर कुछ ही दूर जाने के बाद वो जब वहाँ पर हिमोरी की तरफ देखता है तो फिर उसे पता चलता है कि हिमोरी तो उसके साथ आई ही नहीं है, बल्कि वो वहाँ पर उस वाले रोबोट को लड़ते हुए उसको रोकने की कोशिश कर रही है। ये पता चलते ही यूटो वहाँ से दोबारा वापस मुड़कर हिमोरी की तरफ भागने लग जाता है। एंड जब वो जाकर वहाँ पर पहुँचता है तो फिर वो ये देख पाता है कि एजा वहाँ पर अपने तलवार से हिमोरी को बस मारने ही वाली थी। इसलिए ही हिमोरी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूटो जाकर एजा के तलवार के सामने आ जाता है और वो हमला जाकर उसको लग जाता है, जिससे कि यूटो वहाँ पर जख्मी और अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर हिमोरी तो वहाँ पर गुस्से से बिल्कुल पागल ही हो जाती है और उसके अंदर का असली मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और वो बिना रुके वहाँ पर अंधाधुंध एजिहा के ऊपर अटैक करती ही रहती है, जिससे कि एजिहा अधमरी होकर नीचे गिर जाती है। और जब आखिर में कोई भी ऑप्शन नहीं बचता तो फिर एजिहा वहाँ पर अपनी जान को बचाने के लिए अपने उस बड़े से रोबोट को हिमोरी के ऊपर हमला करने के लिए बोलती है। पर इससे पहले कि वो रोबोट वहाँ पर हिमोरी को देख भी पाता, हिमोरी वहाँ पर अपने एक ही हमले से उस वाले रोबोट को खत्म कर नीचे गिरा देती है, जो देखकर एजिहा वहाँ पर बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि अगर वो बड़ा सा रोबोट भी उसको नहीं बचा पाया तो फिर उसके जिंदा बचने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो जैसे ही हिमोरी वहाँ पर एजिहा के ऊपर हमला बस करने ही वाली थी कि तभी यूटो वहाँ पर पड़ी हुई बस एक आम से लकड़ी को उठाकर हिमोरी के अटैक को रोक देता है, जिससे कि वहाँ पर इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि वहाँ पर एक काफी बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। फिर जब थोड़ी देर बाद हिमोरी को वहाँ पर होश आता है तो फिर वो ये देख पाती है कि यूटो वहाँ पर अनकॉन्शियस होकर नीचे पड़ा था और शिजुकी जाकर वहाँ पर उसके ऊपर चढ़कर अपने फल रगड़ रही थी, जिससे कि शिजुकी यूटो को आखिरकार वहाँ पर गीला कर देती है। ये देखने के बाद हिमोरी वहाँ पर गुस्से से शिजुकी के ऊपर चिल्लाने लगती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके मास्टर के ऊपर चढ़कर इस तरीके की हरकतें करने की। पर जल्द ही उसको वहाँ पर यह अंदाजा हो जाता है कि शिजुकी यूटो के ऊपर चढ़कर कुछ गलत नहीं कर रही, बल्कि वो उसके चोटों को भरते हुए उसको हील कर रही है। कमाल का इलाज है यार। अगली बार से मेरे को चोट लगी ना तो मैं डॉक्टर के पास नहीं इन्हीं के पास जाऊंगा। तो देन यूटो के ठीक होकर घर वापस आने के बाद यूटो जाकर वहाँ पर शिजुकी से पूछता है कि उसने उसको इस तरीके से कैसे हील कर दिया, और शिजुकी उसको बताती है कि हर एक स्पिरिट के पास कोई ना कोई एक पावर जरूर होती है। जैसे कि शिजुकी के अंदर दूसरों को हील करने की पावर है, ठीक उसी तरीके से यूटो के अंदर डीमन लॉर्ड की भी पावर्स हैं, और इसीलिए ही वो बस एक छोटी सी स्टिक से हिमोरी जैसे खतरनाक स्पिरिट के सबसे खतरनाक हमले को भी उसने आसानी से रोक दिया। और आगे यूटो उससे
सोचता है कि अगर उसके पास इतनी ही ज्यादा ताकत है तो फिर वो उस वाले ताकत को पहले क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाया। और सिजुकी उसको बताती है क्योंकि उस वाले ताकत को इस्तेमाल करने के लिए काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत पड़ती है। एंड वो यूटो को अपनी ताकत को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देने के लिए भी मान जाती है। उसके बाद फिर वो दोनों जाकर वहाँ पर यूटो के ताकत को जगाने के लिए काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने लगते हैं। पर बहुत ज्यादा कोशिश कर लेने के बाद भी यूटो वहाँ पर अपनी ताकत को अवेक नहीं कर पाता। तो सिजुकी उससे बोलती है कि शायद से उसके दिल के ऊपर कोई बोझ है, इसी वजह से ही वो अपने ताकतों को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। तो इस तरीके से वो अपनी ताकत को सिर्फ तभी इस्तेमाल कर सकता है जब उसकी सिचुएशन मरने जीने वाली हो जाए, या फिर अगर उसको अपनी ताकतों को ऐसे ही इस्तेमाल करना है तो फिर उसे अपने दिमाग को खाली करना होगा। ये सुनने के बाद लिज वहाँ पर यूटो को ये बोलते हुए अपनी तरफ खींच लेती है कि उसके पास एक तरकीब है जिससे कि वो यूटो के दिमाग को खाली कर सकती है। और फिर वो वहाँ पर अपने उस खतरनाक तरकीब को आजमाती है। वो यूटो के सर को पकड़कर खींच के ले जाकर अपने दोनों पहाड़ों के बीच में दबा देती है। तो इसी तरीके से फिर वहाँ पर वो बाकी लड़कियां भी एक एक कर जाकर यूटो के दिमाग को ठीक उसी तरीके से खाली करने में उसकी मदद करने लगते हैं। पर जब फिर आखिरकार वहाँ पर हिमोरी आती है तो फिर वो ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो सब लोग वहाँ पर उसके मास्टर के साथ किस तरीके का बर्ताव कर रहे थे। इसीलिए वो वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में उन सभी की तरफ बढ़ने लग जाती है, जो देखकर उन सभी का वहाँ पर रोना निकल चुका था। पर वो आकर यूटो के पास पहुंचकर उसकी मदद करने के बजाय वो भी वहाँ पर उसको पकड़कर अपने पहाड़ों के बीच में दबाकर उसके दिमाग को खाली करने में उसकी मदद करने लगती है। तो अगर यार आपको ये वाली कहानी सुनने में मजा आया तो फिर अभी के अभी स्क्रीन पे बनी हुई वीडियो पे क्लिक कीजिए और जाकर इसको देखिए, पक्का आपको ये स्टोरी जरूर पसंद आएगी।